अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और दर्शकों, आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये जितनी भी हेली सेवा वाली कंपनियां हैं दर्शकों, ये बेलगाम हो चुकी हैं और इन पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन आज दर्शकों आपको बताऊं, इनकी मनमानी और लालच के चक्कर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, श्रद्धालुओं की जान चली गई। लेकिन आज ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपसे जुड़ी हुई खबर है दर्शकों। आपके माता पिता या आप खुद या आपके परिवार वाले दोस्त रिश्तेदार केदारनाथ की यात्रा पर जाते ही हैं या जाने वाले होंगे या जाना चाहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम, इसके कपाट खुले हुए 44 दिन यानी सवा महीना हो चुका है दर्शकों। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसे बाबा केदार बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी हजारों लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का कैसा सैलाब है यह मैं आपको बता देता हूं दर्शकों, क्योंकि केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। पहले आपको यही आंकड़ा देता हूं, केदारनाथ धाम पहुंचने वालों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 28 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए हैं और हर दिन 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इतने श्रद्धालु जाते हैं, फिर भी ये हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। इनकी आज हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है दर्शकों। लेकिन पहले आपको जानकारी दें, चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े पर जा रहा है और केदारनाथ धाम तक पहुंचना ही उनका मकसद है। कोई टैक्सी के जरिए सड़क के रास्ते केदारनाथ धाम से निकलकर बद्रीनाथ तक जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहा है दर्शकों। ये हेलीकॉप्टर है ना, आज इसी पर हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है। ये अच्छी बात है, अच्छी सेवा है, लेकिन दर्शकों इसमें मनमानी ऐसी हो गई है कि बाबा केदार के दर्शन हेलीकॉप्टर से अगर करने का आप सोच भी रहे हैं ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्वतीय रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बीते कुछ समय में हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचने की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। बस यहीं से जो हेली सेवाएं शुरू हुई हैं, उनकी मनमानी बढ़ गई है और वही लालच इन कंपनियों का दर्शकों जानलेवा साबित हो रहा है। आपको पता है दर्शकों, एक फैक्ट बताता हूं आज आप, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये आज हादसे की तस्वीर है ना, इसलिए मैं आज आपको एक फैक्ट बता रहा हूं दर्शकों। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुकिंग IRCTC के जरिए की हो, लेकिन ये बुकिंग आप करेंगे 1 सेकंड में बुकिंग कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ भर जाता है। यहां धांधली पहली बार होती है। फिर धांधली कहां होती है दर्शकों? आगे ये हेलीकॉप्टर की जितनी कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं और उन मनमानी की वजह से ये होता है, ये हादसे होते हैं दर्शकों। ये जानलेवा हादसे इन कंपनियों की मनमानी है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं दर्शकों, ये दिखाते हैं आपको टिकट कुछ और है, लेकिन आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। और इसलिए आज इन लोगों से कह रहा हूं मैं, आपके लालच, आपकी मनमानी और आपकी हीला हवाली लापरवाही की वजह से हमारे बीच में 7 श्रद्धालु आज नहीं है। आज गुप्त काशी के लिए दर्शकों एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी, गौरीकुंड के जंगलों में जाकर यह गिर गया। हेलीकॉप्टर में आग लग गई, 7 लोग, सोचिए उसमें एक बच्चा भी है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, पूरी तैयारी की थी इन लोगों ने, लेकिन तैयारी 2 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद अब तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। और इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं इन कंपनियों से कि आप क्यों लालच करते हो, आप पैसा वसूलते हो, पैसा खाते हो लोगों का। 5 हेलीकॉप्टर हादसे, कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? एक बद्रीनाथ में और दूसरा गंगोत्री धाम जाते वक्त उत्तरकाशी के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, आपको याद है ना, सड़क पर दर्शकों। जबकि 3 हेली दुर्घटनाएं हुई हैं केदारनाथ धाम में ही। अब आप सोचिए जरा,
किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना दर्शकों। ये लोग, मैं कह रहा हूं आपसे, जितने श्रद्धालु जाने वाले हैं या जाएंगे, इनकी मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और सरकार तक भी ये बात पहुंचाएंगे दर्शकों। इसका सीधा मतलब यह है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स का संचालन करने वाली कंपनियां लगातार श्रद्धालुओं की जान को ताक पर रखकर हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, मोटा पैसा कमा रही हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। जितनी भी कंपनियां हैं ना दर्शकों, जितनी भी कंपनियां हैं, दिख जाएंगी आप, ये पहले टिकट को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर मोटे दाम में बेचते हैं, लेकिन इन्हें आपकी जिंदगियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगियों का मोल नहीं आंक पा रहे हैं। और कैसे ये मनमानी कर रहे हैं, आज इनकी मनमानी की पोल खोल रहे हैं दर्शकों, दिखाते हैं। चारधाम यात्रा के बीच हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश। जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। हादसे में पूरी तरह जल गया हेलीकॉप्टर। अब ये सब जल के खाक हो गई है और कुछ नहीं दिख रहा है इधर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 श्रद्धालुओं की मौत। हादसे में न पायलट बचा न श्रद्धालु। मरने वालों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल। मासूमों की हत्या का जिम्मेदार कौन? और आज दर्शकों एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूं। इन श्रद्धालुओं की मौत के बाद मुझे कहना पड़ रहा है दर्शकों, ये मौत नहीं है, ये तो हत्या है। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मनमानी की, आपको रोका गया, कई बार कोशिश की, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही कर रही हैं दर्शकों। एक जैसी घटना बार बार हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं तो कोई लापरवाही है, कहीं तो कोई लूप होल है जिसे पकड़ा नहीं जा रहा है, और इसकी वजह है प्राइवेट कंपनियां। सरकार भी छूट दे रही है। इसी लापरवाही के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है दर्शकों। 44 दिन के अंदर 13 लोगों की जान चली गई। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या दर्शन करना गुनाह हो गया है आजकल? क्या इन लोगों की यह गलती है कि लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, श्रद्धालु हैं ये गलती है? या इन लोगों की यह गलती थी कि इन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने का विकल्प चुन लिया? या इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने हेलीकॉप्टर कंपनियों पर विश्वास किया और अपनी जान इनके हवाले कर दी? ये सिर्फ लालची हैं दर्शकों, लेकिन इन कंपनियों को इनकी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, और बार बार आपको एक बात समझ में आ रही है दर्शकों, चारधाम यात्रा के बीच हेली दुर्घटनाएं बहुत कुछ बता रही हैं। मैं क्यों आज बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं दर्शकों? क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप चारधाम की यात्रा पर जाएंगे और हेली सेवा वहां पर है, कभी तो इन पर लगाम लगनी चाहिए। और वो वक्त आज है दर्शकों, आप इसे शेयर करिएगा जो मैं आपसे बात कह रहा हूं। आज हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताइए आप? आज कंपनियों से पूछ रहे हैं हम जो इनको ऑपरेट करती हैं। 8 मई को गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यह हादसा तब हुआ था जब हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था दर्शकों, और इसी के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, पायलट, डॉक्टर और नर्स। गनीमत रही कि तीनों सुरक्षित बच गए। ये हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को ले जाने के लिए केदारनाथ जा रहा था। तभी लैंडिंग के वक्त अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। अब दर्शकों आप कहेंगे कि भाई मौसम भी खराब हो सकता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन दर्शकों, जब एक तय वक्त आपको दिया है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक जाना है, लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, जो आज हादसा हुआ है ना, उसमें 6 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन ये 5, साढ़े 5 बजे पहुंच गए। आप बताइए जरा, ये मनमानी है कि थोड़ी देर पहले चले जाएंगे, एक ट्रिप का ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और आज जो हादसा हुआ ना दर्शकों, मौसम खराब होने पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वजह कुछ भी रही हो, 7 जिंदगियां खत्म हो गई हैं।
दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई है। वो लोग 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन इसे हेलीकॉप्टर कंपनियों की लापरवाही ही कहेंगे जो बैकुंठ धाम के सफर पर वो चले गए। दर्शकों, लेकिन इन कंपनियों पर लगाम लगनी चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। गुप्त काशी से सुबह 5:10 पर हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। सुबह 5:19 पर केदारनाथ जी हेलीपैड से वापसी की। 6 यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर गुप्त काशी के लिए उड़ा, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। गौरी माई खर्क के पास दुर्घटना होने से हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी वहां जंगल में घास काट रहे स्थानियों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। यह हादसा जहां हुआ वो जगह इतनी दुर्लभ है कि वहां तक पहुंचने के लिए करीब 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि जब तक टीम पहुंचती तब तक हेलीकॉप्टर के साथ साथ उसमें सवार पायलट और 6 यात्री बुरी तरह जल चुके थे। जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एनडीआर की टीम पहुंच चुकी है। अब ये सब जल के खाक हो गई है। बच्चे इधर 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 इसका भी डेथ हो गया और कुछ नहीं देख रहा है इधर। शवों की ये हालत हो गई कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया, इसलिए अब उन लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद ही मृतकों के शवों को उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। मरने वालों में 23 महीने का एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन यहाँ सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया गया था। हेलीकॉप्टर में पायलट को मिलाकर अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं। गौरीकुंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें 7 लोग थे, जिनमें एक 2 साल का बच्चा था जिसका वजन 10 किलो था। मरने वालों में यूपी महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड गुजरात के 1 यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर के रहने वाले थे। इनकी पत्नी भी पायलट हैं, लेकिन राजवीर की ऐसी मौत होगी परिवार में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पायलट राजवीर सिंह पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी से जुड़े थे। 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का राजवीर सिंह को तजुर्बा था। 4 महीने पहले ही ये जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। अब इनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राजवीर को खोने का ऐसा सदमा लगा कि कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। कोई सूचना नहीं है भाई है। अभी वो वहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अभी कोई वहाँ से कोई चीज़ नहीं आ पाई है अभी तक। हम भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ से डालकर। उससे रोज 50वीं वर्षगांठ थी, इनके सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाना था, उसी रोज ये कार्यक्रम करना था। इस हादसे में महाराष्ट्र के रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। पति पत्नी अपने 2 साल के बच्चे के साथ 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इनका एक बेटा भी है जो अपने दादा के पास ही रुक गया था। अब ये दोनों अकेले रह गए हैं। इन लोगों ने केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अपने घर सुरक्षित नहीं लौट पाए। घर वापसी के दौरान ही अपनी जान गंवा बैठे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री लंबी और कठिन पदयात्रा नहीं कर पाने के कारण हेलीकॉप्टर की सेवा लेने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, इससे केदारनाथ यात्रा पर हेलीकॉप्टर के जरिए जाने वालों की संख्या पर प्रभाव पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन दर्शकों, इस बीच 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी की भीषण दुर्घटना पर आज आपात बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा सचिव मौजूद रहे। डीजीसीए, यूसीएडीए और डीजी सूचना भी वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े और इस बैठक में केदारनाथ रूट पर हेली सेवाओं की समीक्षा के लिए रणनीति बनाई गई। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप रणनीति बनाइए,
सरकार से हमारी गुजारिश है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां, इन पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सर्विसेज के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। और इन कंपनियों की भी दर्शकों, जैसा हम कह रहे हैं ना, मोनोपोली बन गई है वहां पर, इसलिए ये फायदा उठाते हैं और आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। आप टिकट भी बुक नहीं कर पाते हैं और फिर आपसे मोटा पैसा लिया जाता है। लेकिन आज सीएम धामी ने कहा है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे और इस हादसे की हर पहलू से जांच होगी। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब दर्शकों, जब भी हम कोई खबर का एक्सरे करते हैं, आपको फैक्ट दिखाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने पड़ताल की तो पता चला कि ज्यादा से ज्यादा चक्कर पूरा करने के चक्कर में वहां पर हेलीकॉप्टर संचालन करने वाली कंपनियां हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भरवाती हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि आज हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, उसके पीछे वजह ज्यादा चक्कर ही है, क्योंकि आसानी से केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर को श्रद्धालु चुन रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आप चुनने से पहले सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग लालच में ज्यादा चक्कर लगाते हैं और ये मौसम भी नहीं देखते। आंकड़े जरा मैं आपको बताता हूं दर्शकों। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है। बड़ी बात क्या, फाटा हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी केवल 31 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर को यह दूरी करने में मात्र 9 मिनट का समय लगता है और इस यात्रा के लिए एक तरफ का किराया 2,500 रुपए लगता है। दर्शकों, ये ऑफिशियल है, लेकिन ये 2,500 रुपए के नाम पर आपसे कई श्रद्धालु हैं दर्शकों, हमारी बात हुई, 50-50 हजार रुपए लिए गए इन प्राइवेट कंपनियों ने। सिसरी हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी दर्शकों 23 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में हेलीकॉप्टर को 11 मिनट का वक्त लगता है। वहीं गुप्तकाशी हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी 45 किलोमीटर है और हेलीकॉप्टर को यहां पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है। इस रूट पर एक तरफ का किराया 3,800 रुपए है, लेकिन यहां भी हजारों में पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो मैंने आपको बताया कि दूरी कितनी है, कितना समय लगता है, लेकिन अब तो अगले आदेश तक खबर है मेरे पास, कोई हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान नहीं भर पाएगा। जबकि अभी जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी ना, हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिर गया था, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, ये क्षतिग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर के पंख से हाईवे किनारे बनी दुकान के टीन शेड तक उड़ गए थे। इस दौरान किसी तरह दुकान में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे के बाद पता है, डीजीसीए ने 1 हफ्ते पहले उड़ानों की संख्या कम करने के निर्देश दिए, लेकिन फिर कंपनियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अब इस गाइडलाइन के मुताबिक 1 घंटे में केवल 2 उड़ान भरी जाएंगी। अगर मौसम ठीक होता है, अगर मौसम ठीक है तो आप 1 घंटे में अधिकतम 3 उड़ान भर सकते हैं। अब इसके आगे की तस्वीर आपको समझाता हूं। हेलीकॉप्टर में फ्यूल का वजन और टेम्परेचर देखकर ही यात्रियों को बैठाया जा सकता है। यानी अगर फ्यूल कम है तो अधिकतम 6 लोग बैठेंगे, और अगर यहां कोई गड़बड़ी होती है वजन के हिसाब से, यानी अगर 45 किलो का फ्यूल भरा है तो यात्री कम बैठे। ऐसे आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानते नहीं है दर्शकों। लेकिन अब इस हादसे पर हेलीकॉप्टर कंपनियां भी दायरे में आ गई और उनसे जुड़ी हुई जांच भी चल रही थी कि उससे पहले गौरीकुंड में यह हादसा हो गया। दर्शकों, 4 धाम यात्रा पर लगातार जिस तरह हादसे हो रहे हैं, अब यह सवाल उठता है, कहीं जितनी उड़ान हेलीकॉप्टर को भरनी चाहिए उससे ज्यादा चक्कर तो नहीं लगवा रही है कंपनियां, क्योंकि हेलीकॉप्टर के चक्कर में ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और इसलिए दर्शकों, आज एक बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी कुछ जानकारी हमने और जुटाई कि आखिर कितनी कंपनियां यहां काम करती हैं। फिलहाल केदारनाथ धाम के लिए कुल 8 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। इसमें से सारी की सारी अपनी मनमानी करती हैं। हेलीकॉप्टर के लिए कुल 9 हेलीपैड बनाए गए हैं। गुप्तकाशी से 2 हेलीकॉप्टर अपनी कंपनियां अपनी सर्विस दे रही हैं, फाटा से 3 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सर्विस दे रही हैं और सिसरी से 3 हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी सर्विस देती हैं।
पिछले 2 महीने से एक दिन में ये सभी कंपनियां मिलकर औसतन 215 उड़ानें भरती हैं। मौसम ठीक होने पर एक दिन में अधिकतम 290 उड़ानें भर रही हैं। लेकिन दर्शकों, यही बहुत बड़ी वजह है कि इन कंपनियों पर अब लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि सवाल आपकी जान का है। इस बीच एक और बड़ी खबर दे रहा हूं। जो लोग केदारनाथ जाने वाले हैं, पैदल मार्ग पर भारी मलबा आ गया है और पैदल मार्ग बंद हो गया है। केदारनाथ जाने का पैदल मार्ग कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। पैदल मार्ग बंद हो गया है। कैसे जलजलाया, सुनिए जरा। सोनप्रयाग से नीचे यात्रियों को रोक दिया गया है। दर्शकों, जंगल चट्टी के पास लगातार भारी बारिश हो रही है। अलर्ट जारी कर दिया है और इसे लेकर केदार समिति के सदस्य से भी हमने बात की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। जय श्री केदार। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत जहाँ हैं वहीं पर रहें। मौसम खराब होने पर अनुमान मौसम विभाग ने बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए जहाँ पे प्रशासन आपको रोकता है वहीं आप रुकें, जल्दीबाजी न करें। जहाँ जिसको रोका जाता है वहाँ रुकें। अब दर्शकों, आप देखिए जरा, 3 दिन कहीं विमान कहीं हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। यहां सवाल अब उठ रहे हैं दर्शकों, और ये लाजमी हो गए, क्योंकि अभी तक 3 दिन में आप सोचिए, पहले ही एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हुई और मौत भी ऐसी हुई कि यात्रियों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये 2 तस्वीर हमें बताती है कुछ इसी तरह केदारनाथ के पास हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जो पायलट सवार थे, श्रद्धालु सवार थे, उनकी मौत हो गई है और उनकी भी पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, हेलीकॉप्टर हो या फिर विमान, ये जो कंपनियों की मोनोपोली चल रही है ना दर्शकों, ये बंद होनी चाहिए। जिस तरह से इन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो इनके रखरखाव को लेकर और सर्विस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये आपकी जान का सवाल है दर्शकों। इसलिए आज रविवार के दिन आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं यात्रियों से, आप लोगों से। दर्शकों, मोटा पैसा वसूलते हैं ना ये लोग, और उसके एवज में आपको क्या मिलता है? ऐसे धमाके, परिवार के परिवार खत्म हो गए। आप बताइए दर्शकों, ये आप लोगों से जान की बाजी लगवा रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच में खेल खेल रहे हैं लोग। बीते 3 दिन में हुई ये दुर्घटनाएं दर्शकों, ये घटनाएं बता रही हैं हमें कि अगर आप दोनों जगह के हादसे देखेंगे तो डेड बॉडी के क्या हाल हैं दर्शकों। मैं तो अहमदाबाद गया था, देखकर आया हूं वहां दर्शकों, झकझोर रही है वहां की तस्वीर। मरने वालों के परिवार वालों का दुख बयां नहीं किया जा सकता है। सोचिए जरा उस परिवार पर क्या बीतेगी जो पल भर में मौत देख रहा है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। पहले तो खुशियां मातम में बदल गई, दूसरा इन लोगों के अपनों को मौत भी ऐसी मिली कि ये लोग खुद उनके शवों को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहे। तीसरा वो जख्म है जो इन्हें अस्पताल जाकर मिल रहा है। अपनों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल्स का मिलान किया जा रहा है। मतलब ये लोग हर तरफ से टूट चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लगातार पीड़ित परिवारों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक अहमदाबाद विमान हादसे में 47 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 24 लोगों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जा चुका है। 44 पीड़ित परिवार के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। पीड़ित परिवारों के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी है। वो अपनों को तो खो ही चुके हैं, ऐसे में उनके शवों का इंतजार उन्हें करहाने पर मजबूर कर रहा है। धीरे धीरे शवों की शिनाख्त होती जा रही है और शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा जाने लगा है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो शवों को सही सलामत पहुंचाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में परिवारों की मदद करेंगी। साथ ही 190 एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। 590 लोगों की टीम भी बनाई गई है, जिसमें गुजरात पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ है। ये सभी लोग परिजनों के साथ शवों को उनके गृहनगर तक पहुंचाएंगे।
यहाँ पे अधिकतर लोगों के जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं और जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए हैं, जिसमें अधिकतर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि मेस में उस समय मौजूद थे। उनमें से कुछ के शवों को जो है उनके परिवार को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो विमान में सवार यात्री थे उनके डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनका वेट उनके परिजन कर रहे हैं। जैसे ही वो डीएनए सैंपल्स आ जाएंगे उसके बाद उसी आधार पर परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। इधर अहमदाबाद विमान हादसे के 4 दिन के बाद भी रेस्क्यू का काम जारी है। अभी तक पूरे मलबे को साफ नहीं किया जा सका है। AAIB की टीम अभी भी घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। एयर इंडिया के अधिकारी भी हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। चौथे दिन भी लगातार अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भी AIB की टीम अंदर मौजूद है। AIB की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच पीछे अभी भी ये बाहर की तरफ सफाई का काम जारी है, लेकिन अभी इस बिल्डिंग के भीतर वहां पर भी किसी को भी आने जाने की मनाही है। जब पूरी तरीके से यहाँ मलबा हट जाएगा, पूरी तरीके से जांच टीमें अपना काम कर लेंगी, तो उसके बाद टाटा ग्रुप ने खुद कहा है कि वो हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग का निर्माण करवाएंगे। लेकिन ये विमान जो जख्म मरने वालों के परिवार वालों को दे गया, वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अब इन लोगों के पास केवल किस्से कहानियां रह गए हैं, वो बातें रह गई हैं जो इस विमान हादसे से पहले इनकी अपनों से हुई थी। 241 लोगों में से एक थे अभिनव परिहार, जो लंदन जाने से पहले खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट आए थे। दादाजी के देहांत पर पिछले 2 महीने से भारत में थे, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि उन्होंने 12 तारीख से पहले जब लंदन लौटने की टिकट करानी चाहिए तो उन्हें उन दिनों की टिकट नहीं मिल पाई। पिछली 22 तारीख को टिकट बना रहा था, तब नहीं बनी, फिर 30 को बना रहा था, नहीं बनी, फिर 12 को काल का ग्रास, इसमें भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था, उस दिन उसका टिकट बन गया। फिर मम्मी से उसने बात की 12:55 पे, तब कहा भाई मैं शाम को मम्मी बात करूँगा तेरे से, तुम जग के रहना। कहा मैं तेरा वेट करूँगी, तुम कर लेना 12 बजे तक, कभी कर लेना। अभी रात को पहुँच गए वो लंदन से, दोनों आ गए रात को। यहाँ मदर फादर यहीं पे है मणिनगर में। उसने पूरे कागज़ बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए हैं, पूरी फर्म बनाई है, कभी मैं ये एक्सपोर्ट का काम वहाँ करूँगा। जिस हॉस्टल पर विमान जाकर गिरा वहां मौजूद लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। अब उस हॉस्टल को भी जूनियर डॉक्टर्स ने खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हॉस्टल अब रहने लायक हालत में नहीं रहा है। हॉस्टल के भीतर जो स्टूडेंट्स रहते थे वो लगातार अपना सामान कार्टन में, बैग्स में भर के ले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये चूल्हा, सिलेंडर या दूसरी चीज़ें जो रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सब ये छात्र यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनको पहले ही बताया गया था कि हॉस्टल इनको खाली करना है। केवल एक ट्रेनी डॉक्टर नहीं है, बल्कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार यहाँ से अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। इनके लिए कहीं और रहने की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे को पूरा देश कभी नहीं भुला पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक एक कर प्लेन और हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर कैसे कंपनियां अपना मुनाफा बटोरने में लगी हैं। ज्यादा कमाने की चाह में लोगों की जान को खतरे में डालने से भी ये पीछे नहीं हट रही। अब दर्शकों, आज आपको तस्वीर दिखाता हूं। गुजरात में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, केदारनाथ के पास यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब महाराष्ट्र से भी एक खबर आ गई। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल एकाएक ढह गया, और ये सिस्टम की लापरवाही की तस्वीर है दर्शकों। ये सिस्टम की लापरवाही ही है, इसलिए आज हमें पूछना पड़ रहा है कि आए दिन अगर ऐसे ही जिंदगियां जाती रहेंगी तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप बताइए दर्शकों। और 2 तस्वीर तो मैंने आपको बता दी, अब आपको दर्शकों पुणे में क्या हुआ ये भी बताता हूं। दोपहर लगभग 3:30 बजे महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर यह पुल दर्शकों गिर गया। लोहे का पुल था, ये ढह गया। सोचिए जरा, आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। जब ब्रिज गिरा दर्शकों ये पुल, तब मौके पर 100 से ज्यादा लोग, आप सोचिए 100 से ज्यादा लोग पुल पर मौजूद। पुल का जो हिस्सा गिरा वहां पत्थर भी मौजूद है, आप देख रहे हैं। जो लोग पत्थर पर गिरे हैं उन्हें गंभीर चोट आई है। 6 से 7 लोग जख्मी हैं, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये आप देखिए जरा, अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कैसे ये नदी में पानी के बहाव के साथ बह गए हैं वो तस्वीर तो दिखा दी। 38 लोग नदी में बह गए, 2 लोगों की जान चली गई दर्शकों। लेकिन आप देखिए कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये कौन था, कैसे क्या गिरा, किसी को नहीं पता। सोचिए जरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू किया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दर्शकों आप देख रहे हैं ना, कई लोगों को अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अब दर्शकों एक तस्वीर आपको बताता हूं। अभी तक जो हादसे सामने आए हैं वहां सवाल ये खड़ा होता है,
जहां पर यह हादसा हुआ है वो काफी लोकप्रिय जगह है। 30 किलोमीटर दूर है ये पुणे से, कुंदमाला में। कुंदमाला का झरना देखने के लिए यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। ये जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करने से पहले ही है। कुंदमाला झरना यहां पर्यटन के लिए लोकप्रिय है, लेकिन अगर लोकप्रिय है तो वहां पर क्यों इंतजाम ठीक नहीं है? सुनिए जरा चश्मदीद क्या कह रहे हैं। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे, तो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। अब दर्शकों बताया जा रहा है कि पहले भी पुल की स्थिति खराब थी, शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर कोई काम नहीं हुआ। पुल पर काफी जंग लगी हुई थी, सावधानी बरतने के लिए अनाउंसमेंट भी किए गए, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अब दर्शकों इसको लेकर क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो आपको सुनवाते हैं। पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे। आता NDRF ची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है और ये जंग कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता है। इस जंग में आगे क्या होगा दर्शकों, क्योंकि आज बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं मैं इससे जुड़ी हुई। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। शनिवार रात दोनों तरफ से गोलीबार हुआ। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, साथ ही बुशहर पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए। वहां मौजूद ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है दर्शकों। लेकिन अब सवाल यही है दर्शकों कि आखिर जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आइए आपको बताता हूं। जंग के 3 दिन हो गए और इजराइल भारी पड़ रहा है दर्शकों। ईरान की गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। 3 दिन के अटैक में करीब 138 ईरानियों की मौत हो गई है। अब तक 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स भी हमले में ढेर कर दिए गए। इजरायली हमले में घायलों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है, जिसके बाद तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक ईरान समझ नहीं पा रहा है करे तो करे क्या। हालांकि ईरान भी तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है कि हम जवाब देंगे। अब इजराइल और ईरान दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इजराइल ने जो हमला किया है, ईरान में वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां भारी नुकसान हुआ है, तो ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया है। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया। इजराइल के तेल अवीव, बतियाम शहर पर बड़ा हमला किया। इजराइल के रिहायशी इलाके फिर ईरान के टारगेट पर रहे और ईरान ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल तो दागी, साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। कामाकाजे ड्रोन भी इस पूरे युद्ध में अभी तक ईरान का सबसे बड़ा हथियार रहे हैं। लेकिन ईरान ने अब तक दर्शकों 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर तेल अवीव, बतियाम शहर पर भारी हमला किया गया। रहोबोत और रमत गान में भी मिसाइलें गिरी हैं। दावा यह किया जा रहा है ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। ईरान के हमले में 13 इजरायलियों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब मैंने आपको दिखा दिया दर्शकों दोनों तरफ से हमले कैसे किए जा रहे हैं और इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए। इजरायली सेना से लड़ रही है, पूरी तैयारी आप देखिए जरा। एक तरफ आप देख रहे हैं ईरान आम लोगों को मार रहा है। इजराइल कह रहा है कि भाई हम तो आपकी सेना पर, आपने जो हरकत की है उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये 2 तस्वीर क्या बताती है दर्शकों, जंग आखिर कहां जाएगी, ये जंग कैसी है, आइए जरा आपको बताता हूं। ईरान के टारगेट पर इजरायली नागरिक हैं, दावा किया जा रहा है। परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया, तो क्या किया गया, तेल अवीव पर ईरान ने टारगेट। इधर इजराइल ने क्या किया दर्शकों, परमाणु वैज्ञानिक टारगेट पर लिए। इधर ईरान क्या कर रहा है, रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक कर रहा है। इधर इजराइल ईरानी कमांडर और सैनिक निशाने पर ले रहा है, वहां हमला कर रहा है। लेकिन उधर विज़मैन इंस्टीट्यूट पर ईरान ने हमला कर दिया है।
आप सोचिए, इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है तो ईरान ने रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इजराइल ने गैस प्लांट को टारगेट पर लिया। 300 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हो गए हैं। लेकिन अब यह जंग कैसे आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की मिट्टी में बारूद की गंध बढ़ती जा रही है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को तबाह करने की जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ ईरान है जिसे रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जिसके पीछे सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के पश्चिमी देश खड़े हैं। यही सीक्वेंस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेलता नजर आ रहा है। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जो ईरानी सेना का वो वीडियो है जिसे कुछ महीनों पहले ईरानी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर शेखी बघारने के लिए पोस्ट किया गया था। इसी वीडियो के जरिए ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी और IRGC के वायुसेना कमांडर अली हाजीजा ताह ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। ईरानी सेना ने दुनिया को अपने विशाल हथियार भंडार की झलक दिखाई थी, जिसे आईडीएफ ने दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है, ईरानी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराया, कमांडर IRGC एयरफोर्स मार गिराए गए। इजराइल ने इस वीडियो को रीपोस्ट कर यह बता दिया है कि ईरान को जिस पर नाज था उसे वो खत्म कर चुका है। इसी के बाद तो ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लेकिन अब यह जंग खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान के बड़े बड़े सैन्य ठिकानों से लेकर एयरबेस और ऑयल डिपो के साथ ईरानी रक्षा मंत्रालय को मिट्टी मिट्टी कर चुका है। दर्शकों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। गो पावर्ड बाय सनिक 710 असली की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी